नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से मैंने उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा विषय राजनीति विज्ञान की मैंने यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ की हैं। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने प्रश्न पत्र प्रथम और जो आपका यूनिट है सेकंड के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, सेशन बी। तो सेशन बी का अगर मैं कहूँ यूनिट 2 जो है आपके प्रस्तावना, नागरिक, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के हम बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रस्तावना, नागरिक, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य पर आधारित मैंने क्या बना रखे हैं, आप लोगों के प्रश्नोत्तरी यहाँ पर बना के रखे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ये महत्वपूर्ण रहने और जो आपके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके आंसर आप मुझे देते हुए चलिएगा जिससे कि आपका कहीं ना कहीं रिविजन होता हुआ चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त जो शब्द है, हम भारत के लोग जो है वी द पीपल्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है, अब बता सकते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। भारत की संसद की सर्वोच्चता या नगरपालिका की जो संप्रभुता है, या फिर आपकी जनता की सामूहिक इच्छा और संप्रभुता सर्वोच्चता, या फिर राष्ट्रपति की संप्रभुता। तो इसका सही उत्तर क्या है, चलिए जिसे भी आता है बता सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा तो इसका जो सही उत्तर है कि जनता की सामूहिक इच्छा और सर्वोच्चता की हम बात करेंगे। तो ये हमने जब हम आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ, ये जो सिद्धांत है ये भारतीय संविधान का जो अंतिम स्रोत जो है, अगर बात करें जनता की संप्रभुता शक्ति की अगर हम बात करें तो यह ना तो केवल संसद द्वारा ना ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ये दस्तावेज है, बल्कि ये क्या है संविधान सभा द्वारा किया गया था, जनता की ओर बनाया गया ये है। और इस कारण क्या होता है, लोकतंत्र संप्रभुता जनता में निहित होता है, क्योंकि हमारी जो देश की जो पूरी पार्लियामेंट जो निर्भर करती है वो अगर हम बात करें जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक संप्रभुता में क्या है, जनता निहित होती है, जनता ही सर्वस्वी होती है और साथ ही सभी संस्थाएं जनता की शक्तियों के अंतर्गत क्या है अधिकरण ये किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया, ये बताइए। ठीक है, अब हम बात करें संविधान की कौन सी ऐसी प्रस्तावना थी, ऐसा मामला कौन सा था जिसे संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया था, किस कारण किया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और या केशवानंद भारती है, या गोकुलनाथ मामला है, या मिल मामला है, या बेरूबारी जो मामला है, तो किसके अंतर्गत किया गया। तो मुझे लगता है आई थिंक सभी को इसका आंसर आता होगा। ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला जो था, आप सभी को पता होगा 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम जो राज्य केरल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का अभिन्न और आवश्यक ये हिस्सा उसमें इनको माना गया था। और पहले जो बेरूबारी जो मामला था, अगर आपको याद होगा 1960 में, इसे संविधान का अलग इसे कहा गया था, ये संविधान का हिस्सा नहीं, इसे अलग माना गया था। और बाद में जब केशवानंद भारती की जब मैं बात करूं तो वहाँ पर ये निर्णय क्या कर दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया था और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो प्रस्तावना है भारत के जो संविधान है उसके मूल ढांचे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसकी क्या है व्याख्या ये करता है। तो याद देखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि कौन सा अनुच्छेद भारत में एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसमें इन 4 ऑप्शन आपके सामने जो है, तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो आपकी नागरिकता प्रदान करता है, जिसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11, तो इसका जो जिक्र किया गया है, अगर आपने आंसर पिक कर लिया होगा तो इसका जो जिक्र है ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है आर्टिकल 5 में। अनुच्छेद 5 में भारत में अगर प्रारंभिक नागरिकता की अगर व्याख्या करता है, क्योंकि याद रखिएगा जो आर्टिकल 5 है उसमें भारत के नागरिकों की जो प्रारंभिक तौर पे उसमें संपूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करता है। इसके माध्यम से क्या है, जो भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन की जब अगर मैं बात करूं तो उसकी ये अवधारणा क्या करता है वहाँ लागू करता है, और संघ की एकता और राष्ट्र की अखंडता के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये माना जाता है। और अमेरिकी जो संविधान है वहाँ पर अगर हम देखें राज्यों के लिए क्या है, अलग अलग राज्यों के लिए नागरिकता अलग अलग होती है, और भारत में इसे
अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। और अगर हम अमेरिका की देखें तो उनके जो राज्य हैं, राज्यों में अलग अलग नागरिकता है, मगर भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। और भारत ने इसे अडॉप्ट करने से बचे और इसको अस्वीकार कर दिया गया था, और केंद्रीकृत और एकीकृत नागरिकता प्रणाली को ही भारत में क्या किया गया था, दर्शाया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथा नंबर का प्रश्न। यहाँ पर आप भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से कौन सी पद्धति नागरिक प्राप्ति का साधन नहीं है। अब ये कह रहा है कि भारत नागरिक अधिनियम आया था 1955 में, 1955 में था। तो इसमें कौन सी वो पद्धति है जो नागरिक प्राप्ति का साधन नहीं है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, उत्तराधिकार द्वारा। तो इसमें से कौन सा है, बता सकते हैं? चलिए बताइए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नागरिकता, यहाँ तो ये है कि जन्म से, वंश से या फिर पंजीकरण से। तो इसका जो नागरिकता का जो साधन नहीं माना गया है वो आपका उत्तराधिकार ये नहीं है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत जो नागरिक अधिनियम मैंने 1955 की जो मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें जो प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं, जो हमारे नागरिकता के जो प्रमुख साधन जो देता है कि हमारी नागरिकता कैसे तय हुई होती है, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे जन्म से आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, वंश से देखा होगा, पंजीकरण है या प्राकृतिक कारण से, और साथ ही जो क्षेत्र में शामिल क्षेत्रीय शामिल द्वारा किया जाता है, या जो उत्तराधिकार होता है, वो नागरिकता भारतीय कानून में क्या है, इसको मान्यता नहीं है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, हम मौलिक अधिकारों को नेगेटिव प्रबल कहा गया है, क्यों कहा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर राज्य को कुछ अधिकार देकर या राज्य को अधिकार देता है कि वह कोई कार्य ना करे, या न्यायपालिका की शक्ति कम करता है, या फिर जो ये नागरिकों का दायित्व लगाता है। तो बताइए, ठीक है। अब बता सकते हैं तो इसका क्या है, ठीक है, चलिए बताइए। तो अगर इसका सही उत्तर आपके सामने मैं रखूं, तो अगर आपने पिक कर लिया होगा तो ये देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है कि राज्य, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी एज राइट आंसर है। यह राज्य को आदेश देता है कि वह कोई कार्य ना करे, ठीक है। तो ये देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, जो मौलिक रूप से अगर हम जब हमारे मौलिक अधिकार रहता है, तो राज्य पर निषेध ये लगाते हैं कि उसमें प्रतिबंध जो लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, आपका आर्टिकल जो 14 है, 14 में ये कहता है कि राज्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना कर रहे हैं। और आर्टिकल 19 है, 19 में स्वतंत्रता से अनुचित प्रतिबंध न लगा, किसी की भी स्वतंत्रता पर आप क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और आर्टिकल 21 होता है, जो आर्टिकल 21 में क्या कहता है, जीवन स्वतंत्रता से मनाना, ये कोई उसे वंचित नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है, वो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को निर्वाह कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन या किसी भी प्रकार का चीज़ें उसमें थोपी नहीं जा सकती। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर छठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, कहता है कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, आर्टिकल 14 या 19 या 21 या 25। बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वो आर्टिकल है? चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है आर्टिकल ये 19, आप अगर पता है तो ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 25 आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 में आप सभी को पता होगा कि इसके अंतर्गत 6 मूल कर्तव्य अगर कहें तो स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, ठीक है। अगर 6 मूल स्वतंत्रताएं हमें इसमें दी गई हैं, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं अगर आप बता सकते हैं तो इसमें जैसे आपकी वाणी है, एकत्र होने की या संघ बनाने की, अवमानना की, और निवास या फिर व्यापार का, तो ये उपलब्ध है, ठीक है, नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। याद रखिएगा कौन आपकी, मैंने कहा कि ये 5 होते हैं, जैसे वाणी हो गया एकत्र होने के लिए, संघ बनाने के लिए, अवमानना के लिए, या फिर कहें निवास या व्यवसाय के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7वें नंबर का प्रश्न। 7वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अगर आप ये देखोगे DPSP का मतलब होता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं का उद्देश्य किस प्रकार के राज्यों की स्थापना करना है, पूंजीवादी राज्य, साम्यवादी या कल्याणकारी राज्य, या तानाशाही राज्य, या धार्मिक राज्य। तो किस तरीके से ये कहता है, तो इसमें से बता सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को आंसर पिक कर लिया होगा अगर आपने लोगों ने पढ़ा है। तो ये कहता है समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है,
क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं आपके आर्टिकल 36 से 51 तक का उसमें जिक्र किया गया है। इसमें भारत में कल्याणकारी राज्य, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के तौर पे हम इसे कह सकते हैं कि स्थापना का आधार बना, और ये सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता, मानव की गरिमा, गरीबी उन्मूलन या समान अवसर, ये ग्रामीण विकास, ये और साथ ही अगर मैं कहूँ जो सामाजिक सुरक्षा का ये क्या करता है, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और वे राज्य के लिए क्या है, आदेशात्मक अगर कहें, ठीक है। ये देख पा रहे हो क्या, 8वें नंबर का प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने वाली समिति कौन सी थी। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को जो संविधान में जिन्होंने जोड़ा वो कौन सी समिति थी, तो लिंग 2 समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है? आप लोगों को अगर इसका आंसर आता है तो प्लीज़ दीजिए, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर अगर आपने पिक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पर नोट करिए। ये स्वर्ण सिंह समिति थी। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि स्वर्ण सिंह समिति कब गठित की गई थी, तो ये 1976 में की गई थी। आपातकाल के दौरान सरकार को ये सुझाव दिया था कि स्वर्ण सिंह समिति ने कि भैया जो नागरिकों के जो दायित्वों को भी संविधान में शामिल किया जाए। और इस पर आपको पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहते हैं, 1976 द्वारा उसमें क्या करें, भाग जो 4A में इसे जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य जो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए थे, और बाद में जब आपको याद होगा 1800 जब 86वां जो संविधान संशोधन था तो उसमें फिर संशोधन किया गया था। फिर वहाँ पर 18 फिर यहाँ पर जो 10 थे तो वहाँ पर फिर 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, जो आपका बाल शिक्षा जो था, तो बाल शिक्षा कर्तव्य उसमें जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 86वां जो संविधान संशोधन उसमें 11वां कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था, तो आपको पता होना चाहिए बाल शिक्षा उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9वें नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था, 24वां, 42वां, 44वां या फिर यह 52वां। एक 42वां है, 24, 42 और 44वां और 52। चलिए बताइए कौन से जो संशोधन में जोड़ा गया था अखंडता शब्द, अखंडता। तो आप लोगों ने अगर पिक लिया होगा, मुझे लगता है कि पिक लिया होगा। आप सभी को पता है कि जो 42वां जो संविधान संशोधन था तो इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन था आपके 1976 द्वारा इसमें प्रस्तावना में 2 शब्द उसमें जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और एक धर्मनिरपेक्ष शब्द इसमें जोड़ा गया था, याद देखिएगा। और साथ ही अगर बात करें राष्ट्रीय अखंडता की, जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय अखंडता को भी स्पर्श करने के लिए यहाँ पर इसको शामिल किया गया था, याद देखिएगा। और संशोधन को जैसे मैंने कहा कि आपको ये लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अनेक आपको व्यापक परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो संशोधन हुए हैं संविधान के आर्टिकल में अगर बात करूं तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल इसमें जो संशोधन इसमें हुए थे, ठीक है। 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव नहीं है उन जो आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 20 और 21 या 22 या 16, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता, ये कह रहा है, संभव नहीं है। तो आपातकाल की स्थिति में जब अनुच्छेद 352 के दौरान क्या होता है, जो अनुच्छेद 20 और 21 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका कौन सा होगा, बी एज ए राइट आंसर। 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 में 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर 21 वाला जो आर्टिकल है उसमें जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। और अगर हम बात करें जो 44वां जो संविधान संशोधन था जो 1978 में जो था, उसके बाद अगर देखें संरक्षण और उसको मजबूती दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 11वें नंबर का प्रश्न है, तो अनुच्छेद 51A के जे किससे संबंधित है, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे देखिएगा। आर्टिकल 51A कोष्टक में जे, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक जो सांस्कृतिक विरासत है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान या भी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों का उत्कृष्टता। तो इसका सही उत्तर बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने आर्टिकल सारे पढ़ लिए हैं तो निश्चित रूप में इस प्रश्न का उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर अगर आपने पिक कर लिया होगा तो यहाँ पर मिला लीजिए, व्यक्तिगत और साथ ही सामूहिक प्रयासों में उत्कृष्टता की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आर्टिकल
51A कोष्टक में जे की अगर मैं कहूँ, जे नागरिकों को क्या करता है, जैसे सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रेरित करता है और उसको निर्देशित करता है। इससे क्या होता है, राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है, कार्य संस्कृति में और साथ ही दक्षता में वृद्धि होती है और कर्तव्यों का बोध होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपके जो मौलिक अधिकारों के बीच संबंध होने पर कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के बीच कौन श्रेष्ठ है, संघर्ष होने पर कौन श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर आपके राजनीति निर्देशक तत्व DPSP और फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हो DPSP, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दोनों समान है, ये राष्ट्र निर्णय करेंगे, ठीक है। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं। तो इनमें जो सबसे अगर दोनों के बीच संघर्ष होगा तो उसमें उस कंडीशन में जो फंडामेंटल राइट हैं आपके मौलिक अधिकार है, ये क्या होंगे, श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मिनर्वा मिले केस हुआ था जब 1980 में, और साथ ही केशवानंद भारती जो 1973 में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों ही क्या है, मूल ढांचे हैं संविधान के। और परंतु अगर हम देखें जो संघर्ष की स्थिति में जो मौलिक अधिकार सर्वोपरि रहेंगे, और अर्थात अगर मैं बात करूं जो संसद सामाजिक आर्थिक लक्ष्य को हेतु क्या होगी, आपके मौलिक अधिकार नष्ट नहीं कर सकती है। अगर चाहे उस संसद की बात करें या सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए आपके मौलिक अधिकारों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो यह देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नागरिकता का जो त्याग है किस प्रावधान द्वारा संभव है, संविधान, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, या फिर आप देख पा रहे होंगे इसके नीचे यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955 या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है, हमने कहा है कि नागरिकता का त्याग किस प्रावधान द्वारा संभव है, ठीक है। तो बता सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर, नागरिक अधिनियम 1955 में। तो भारतीय संविधान में जो आपका जो यहाँ पर दिया है ना नागरिकता अधिनियम 1955 में, यहाँ पर भारतीय नागरिकता का त्याग संविधान नहीं बल्कि क्या किया जा सकता है, जो नागरिक अधिनियम जो है आपका 1955 के अंतर्गत इसमें किया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम देखें किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर क्या होगा, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हो तो ये स्वतः ही क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। और अगर है द्वैध नागरिकता निषेध निरूपण के रूप में अगर कहें तो यहाँ पर द्वि नागरिकता का सिद्धांत भारत में नहीं है, यहाँ पर एकल नागरिकता का ही प्रचलन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौन सा मौलिक अधिकार रूल ऑफ लॉ का आधार है, ये बताना है, ठीक है। तो आर्टिकल 14, 21, 32, 19, तो इसमें से कौन सा रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर पिक करते हैं। तो ये आपका आर्टिकल यहाँ पर क्या किया गया है, ये है आपका 14, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या किया, कानून के समक्ष समानता और साथ ही कानून का सम्मान, संरक्षण और साथ ही ये सिद्धांत प्रदान करता है कौन, आपके रूल ऑफ लॉ की अगर बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि आपके कानून के समक्ष समानता और समान होंगे और कानून का जो सम्मान संरक्षण आप लोग करेंगे, और वो सिद्धांत का ये क्या कहता है, प्रतिपादन करता है। और इसीलिए से रूल ऑफ लॉ की स्थापना यहाँ पर हुई थी। और ये जो मनमानी को रोकता है, विधि समानता सुनिश्चित करता है, गैर जो भेदभाव कारी जो शासन की नींव ये रखता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 15 नंबर के प्रश्न। ये कहता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल किसने कहा। ये आप देख पा रहे होंगे कि संविधान की आत्मा किसने कहा, आर्टिकल 32 को। तो जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर जी ने कहा था, या राजेंद्र प्रसाद, या फिर KM मुंशी, तो किसने कहा था। तो मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता होगा, ऑप्शन बी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ने कहा था कि यदि मौलिक अधिकारों का संरक्षण यदि कोई शक्ति तंत्र न हो तो वो क्या होंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अगर कोई शक्तिशाली तंत्र यदि ना बने, अगर आपकी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अगर एक बहुत मजबूत तंत्र अगर यदि नहीं बने, तो ये जो आपके अधिकार जो आपको मिले उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और इसीलिए आर्टिकल जो 32 है उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत
सीधे क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसके लिए इसे संविधान का हृदय कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार हैं, अगर उन पर किसी भी प्रकार के हमले होते हैं या उनको छीना जाता है, तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, आपकी सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है, अपनी बातें रख सकता है। ठीक है, उनकी जो अधिकार उनको हनन नहीं किया जा सकता है। तो यह देखिएगा। ठीक है, अब 15 नंबर का प्रश्न है, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस दिया है, अमेरिका दिया गया, ब्रिटेन दिया गया है, कनाडा दिया गया। तो कौन से आपने पढ़ा होगा कि आपने भारत के संविधान के जो स्रोत पढ़े होंगे, तो वहाँ पर निश्चित रूप में ये क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरह से दे पाओगे। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा। तो ऑब्वियसली अमेरिका है। ठीक है, प्रस्तावना की हम बात करते हैं प्रीम्बर्ग्स की, तो अमेरिका से। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है या फिर उसका जो दार्शनिक आधार है, जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हम भारत के लोगों की बात करते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता अवधारणा अमेरिका से ये कहीं ना कहीं प्रेरित मानी जाती है। और फ्रांसीसी क्रांति से क्या है, जिस तरीके से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार आए और उसकी संरचना हुई। और यूएस में अगर बात करें तो वहीं से इसे हमने लिया। और इसी कारण अगर हम देखें भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, भारत की जो अगर एक ये लेके चलिए कि उसकी आत्मा या ये जो एक कहीं ना कहीं उसका हृदय भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये उद्देशिका ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये याद देखिएगा, इसमें ये याद देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप प्रस्तावना को आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिपब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वंशानुगत शासन समाप्त है, यह शक्ति पृथक्करण होता है, ये न्याय समीक्षा का है, या फिर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, तो इसको मैं सही प्रश्न को आप सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द है, तो ये क्या कहता है, वंशानुगत शासन को कहीं ना कहीं समाप्त करता है। कोई भी क्या बन सकता है, देश के उच्च पदों पर राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये नहीं कि भैया आपके जो राजा है, राजा का बेटा ही वो बनेगा, फिर उसका बेटा ही बनेगा, तो ये वंशानुगत होता है, तो इसको समाप्त किया गया है। तो रिपब्लिक का अगर मैं बात करूँ, जो अर्थ होता है, राज्य का प्रमुख चुना जाता है, किसी भी राज्य का प्रमुख चुना जाता है। और इसमें क्या होता है, ये वंशानुगत नहीं होता है। और भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा क्या होता है, प्रतिनिधियों द्वारा उसे चुना जाता है। इसे अगर बात करूँ, भारत ब्रिटेन से भिन्न एक पूर्ण गणराज्य बनता है और राजनीति समानता और लोकतांत्रिक भावनाओं का कहीं ना कहीं प्रेरित होता है। ब्रिटेन में जैसे वंशानुगत है, तो भारत में वंशानुगत नहीं है, ये पूर्ण गणराज्य बनाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी राजनीति समानता और साथ ही लोकतांत्रिक भावनाओं को कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में ये मानता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पर देखिए भारत में नागरिकता समाप्ति टर्मिनेशन कब होती है, यह याद देखिएगा। ठीक है, कब सस्पेंड हो जाती है आपकी नागरिकता, तो संसद के प्रस्ताव से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, स्वचालित रूप से या अन्य देश की नागरिकता लेने पर, यह चुनाव आयोग के आदेश पर। तो मैंने इससे पूर्व भी आपको इसका क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो टर्मिनेशन कब होता है, ये आपका स्वचालित रूप से या फिर अन्य देश की नागरिकता लेने पर आपकी क्या होती है, जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि आपका ये पता होगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 की जब मैंने बात करी थी, उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, तो यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी भी अन्य देश में क्या करता है, नागरिकता जब ग्रहण करता है, तो उसकी जो नागरिकता होती है भारत की, वो क्या होती है, स्वतः ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका टर्मिनेशन हो जाता है या ख़त्म हो जाती है, कहने का मतलब है। और भारत द्वैत दो नागरिकता को अनुमति नहीं देता है, भारत में एकल नागरिकता है। और ये राष्ट्र की एकता, सुरक्षा कारणों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए इसमें एकल नागरिकता, द्वैत जो नागरिकता का प्रावधान भारत में बिल्कुल भी नहीं है। 18वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 से संरक्षित है। ठीक है, समानता का अधिकार, भाषा व संस्कृति का आधार या धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है। चलिए दोस्तों, चलिए बताइए, जिसे भी आता है। ठीक है, अगर पिक कर लिया होगा तो निश्चित रूप में इसका आंसर सही होना चाहिए आप लोगों का। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, समानता का अधिकार के हम बारे में बात करेंगे।
क्योंकि आर्टिकल 15 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म हो गया, स्थान के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और समानता के अधिकार का अगर मैं बात करूँ 14 से लेकर 18 का ये अंग होता है। और आपके अगर राज्य के अतिरिक्त अगर कहें जैसे आपके निजी व्यक्तिगत व्यक्तियों पर भी क्या होता है, कुछ परिस्थितियों में ये लागू होता है, जैसे कि आपके प्रवेश सेवाएं हैं या फिर सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है। तो यह देखिएगा, तो ये चीज़ होती है। अब आप यहाँ पर देख पा रहोगे 1900 नंबर का संविधान के जो भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है, किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं। तो यहाँ पर आपके देख पा रहे होंगे न्यायिक रूप में बाध्यकारी या फिर राजनीतिक रूप से बाध्यकारी या नैतिक रूप से बाध्यकारी या राज्य की अनिवार्य शर्त सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग पिक करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों, अगर इसका सही आंसर दें तो आप ऑप्शन सी जो राइट आंसर है, नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं न्यायालय द्वारा से लागू नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए ये क्या होता है, नैतिक दायित्व इसे मानते हैं, क्योंकि इसका पालन करने के लिए क्या होता है, किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान की जो भावनाएं होती हैं, वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करते हैं उसकी स्थापना करने के लिए क्या होता है, मार्गदर्शन देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये संविधान का मूल आत्मा इसे बताया गया है। तो याद रखिएगा, हम अगर हम कहें लघु संविधान की अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में या मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो याद देखिए, अब यहाँ पर 20वें नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपका अगर मैं कहूँ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी सिद्धांत से सीधे संबंध रखने वाला कौन सा आर्टिकल है, तो यह आपको बताना है, ठीक है। DPSP में अगर समाजवादी सिद्धांत से सीधे संबंध रखने वाला कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29B या 40 या 41 या 44, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 39B की अगर मैं बात करूंगा तो 39B में जो सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, किसी को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार हर किसी वर्ग को, किसी भी लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सभी को क्या है, सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है और सामाजिक आर्थिक समानता और साथ ही समाज में समाजवादी दर्शन का केंद्र तत्व है ये। और अगर कहें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, आपको याद होगा कि अनुच्छेद समान अवसर, संपत्ति नियंत्रण और संसाधनों के मूल जो न्यायपूर्ण वितरण का क्या करता है, आधार कहीं ना कहीं इसमें माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 21वें नंबर का प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। केशवानंद भारती में, ये मंजू देवी केस में, गोकुलानंद या चंद्र कुमार केस के अंतर्गत। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न को तो आप अच्छी तरह से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जो सही उत्तर क्या हो गया, ये गोकुलनाथ केस रहा। तो उसमें ये कहा गया था न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो क्योंकि गोकुलनाथ और साथ ही जो स्टेट ऑफ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपने देखा होगा 1967 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, संसद की संशोधन में संसद के जो अगर मैं कहूँ संसद के संशोधन शक्ति को सीमित करते हुए कहा था कि भैया मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और यद्यपि अगर आप देखें तो जो 24वां जो संविधान संशोधन था उसमें निर्णय बदला गया और ये स्थापित रहा कि भैया न्यायपालिका क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की अंतिम संरक्षक के रूप में क्या हो गया, उनके ये इसको नियुक्ति किया गया। अगर कहने का मेरा मतलब है कि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक गार्जियन के रूप में मानी जाती है। तो यह देखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर 22वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को रिपोर्ट भेज सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। तो 355, 356, 370, 365, तो बता सकते हैं तो किसके अंदर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये आपके 365 का जो आर्टिकल है, 365 वाला जो आर्टिकल है उसके तहत क्या है, यदि कोई राज्य क्या है केंद्र द्वारा जो दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये माना जाता है कि भैया ये संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है और इसे सीधे क्या किया जाता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हेतु नहीं माना जाता है और
इस पर क्या किया जाता है, केंद्र इनके क्रियान्वयन और साथ ही राज्य के पालन और उसकी जो सुनिश्चित ये करे कि भैया वो जो ये राज्य के नीति निर्देश और तत्वों को बेहतर तरीके से लागू किए जाए, तो ये राष्ट्रपति द्वारा ये किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी क्यों नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, 23वें नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका कोई कानूनी रूप नहीं है, ये विदेशी नीति सिद्धांत है, इसमें इन्हें संविधान सभा ने अस्वीकार किया, ये अमेरिका संविधान पर आधारित है। तो ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। तो अगर मैं इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं या कहूं, तो इसका जो सही उत्तर है आपका, इसमें कोई कानून स्वरूप नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। तो फंडामेंटल जो राइट्स ही करके हैं, जो उसमें जो डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें जो आपका भाग 4(a) की अगर मैं बात करूं, तो उसमें नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व है, ना तो उसमें इन पे दंड है और ना इस पे न्याय प्रत्यक्ष रूप से ये लागू हो सकते हैं, और इनका ना उल्लंघन किसी कानून के तहत दंडनीय बनाया जा सकता है। और इनका जो उद्देश्य होता है नागरिकों की जो संवैधानिक जो नैतिकता पैदा करना है समाज के भीतर, तो संवैधानिक को मानने के लिए लोगों के भीतर ये नैतिकता पैदा करनी है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 24वें नंबर का कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार निम्न में से किसे शामिल नहीं करता। ठीक है, किसे शामिल नहीं करें, गरिमापूर्ण जीवन या निजता का अधिकार या मृत्यु सहायता एक मौलिक अधिकार है, या स्वच्छ पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है, तो ये कहता है इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे शामिल नहीं किया है, मृत्यु सहायता या फिर एक मौलिक अधिकार, तो इसे शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कंडम ऑफ केस की अगर मैं बात करूँ, तो 2018 में इसमें निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु को अनुमति दी है। अगर आप देखोगे जो किस में, आपके आर्टिकल 21 में, तो 2018 में ये किया गया था, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दी है। इससे मौलिक अधिकार ये नहीं कि भैया आपका मौलिक अधिकार है कि आप इसे मान लोगे, तो ये मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। जो आर्टिकल 21 है, 21 के अंतर्गत जो राइट ऑफ लिव विथ डिजाइन या डिजर्विंग अगर मैं बात करूँ, तो राइट ऑफ पॉजिटिव, राइट ऑफ क्लेम और इन्वायरमेंट और आदि को इसमें किया गया, सम्मिलित किया गया। तो कहने का मतलब है कि जीवन की गरिमा युक्त जीवन, निजता का अधिकार या फिर स्वच्छ पर्यावरण, ये सभी चीज़ों का इसमें क्या है, जिक्र किया गया, मगर इसको शामिल नहीं किया गया। तो याद देखिएगा। ठीक है, 25वें नंबर का प्रश्न है कि संशोधन से मौलिक अधिकारों को अगर कहें जो राज्य के निर्देशक के अनुसार पढ़ने का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, 24वां, 25वां, 42वां या 44वां, तो बता सकते हैं तो कौन सा है इसमें? तो आर्टिकल जो है इसमें आपका बी 25वां, ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, जो 25वां संशोधन जो हुआ था, आपको सभी को पता होगा, संविधान में 1971 में हुआ था, और अनुच्छेद 31C में ये जोड़ा गया था। वो कहता है कि भैया कि अनुच्छेद जो 29B है उसमें सी 29B और सी की अगर मैं बात करूं, तो उससे संबंधित जो कानून मौलिक अधिकारों को क्या था, प्राथमिकता रखेंगे, और बाद में इसकी व्याख्या सीमित हुई थी। और अगर हम देखें जो सिद्धांत में ये कहा गया था कि भैया जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनको पढ़ाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें उसमें कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 26वें नंबर का प्रश्न ये कहता है कि संविधान में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की सिद्धांत की अवधारणा से लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सोवियत संघ से, तो बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये कहें इसमें जो इसका सही उत्तर है, तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन का जो सिद्धांत था रूल ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूं, तो रूल ऑफ लॉ की जब मैं बात करता हूं, तो भारत में जो अनुच्छेद 14 के रूप में इसको दिया गया था, इसमें मनमानी रोका जा सकता है, सभी व्यक्तियों को कानून के सम्मान क्या कहता है संरक्षण की गारंटी इसमें ये दिया जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या जाता है, कानून की गारंटी ये दी जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिवीजन और प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 44, 45, 40 या 42। ठीक है, ठीक है, डिस्क्राइब्ड प्रिंसिपल्स में समान नागरिक संहिता की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, तो आर्टिकल यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आर्टिकल ए ऑप्शन ये यहाँ पर देख पा रहे
अनुच्छेद 44 में ये दिया है, तो राज्य और भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि न्यायपालिका द्वारा कई ऐसे मामले हैं जैसे बानो केस था और जो सरला मुर्दल केस था, तो ये तमाम चीज़ें थे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 28वें नंबर का प्रश्न है, तो ये मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है। तो ये नैतिक दायित्व है या अदालत सीधे लागू कर सकती है, यह शिक्षा कर्तव्य जो 86वें जो संविधान से आया है, ये सोवियत संघ संविधान से प्रेरित है, तो बता सकते हैं तो ये कौन सा है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आपको मैं बताऊं, अदालत सीधे लागू कर सकती है कौन से मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। ये याद रखिएगा, ये जो इसमें जो सही नहीं है ये अदालत सीधे लागू कर सकती है। तो आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य न्यायिक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जब उल्लंघन होगा तभी तभी ये कर सकते हैं। और जब संसद विशेष कानून बनाए और उसमें अगर हम बात करें जैसे मौलिक कर्तव्य की जब हम बात कर रहे हैं तो संविधान से प्रेरित है और नागरिकों की जो संवैधानिक चेतना को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रस्तावना का कौन सा तत्व न्यायपालिका द्वारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे माना गया है। तो धर्म निरपेक्ष है, राज्य है, लोकतंत्र या उपरोक्त सभी। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने ये पिक कर लिया होगा, उपरोक्त सभी है, क्योंकि आप सभी को केशवानंद जो भारतीय केस था 1973 में उस प्रस्तावना में सभी मूल सिद्धांत इसमें दिए गए थे, जैसे लोकतंत्र, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, न्याय, समानता। ये संविधान की क्या है जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका क्या है, ये हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30वें नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित कर CAA किस वर्ष से पारित किया गया था। तो मैंने आपको आगे भी बताया था 2016, 18, 19 या 20। ठीक है, अगर हम सिटीजन अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट था तो 2019 में इसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान में ये किए गए थे। और जो ये अधिनियम था विवादप्रद ये रहा और भारतीय जो नागरिकता नीति है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कहीं ना कहीं ये लाया, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कहा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो इसे याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 30वें नंबर का प्रश्न, कौन सा जगह गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, अब ये देख पा रहे होंगे आर्टिकल 19, 21, 14 ये उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे 14, 19 या फिर 21 ये क्या है आपका, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, ये तीनों मिलकर स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसे संविधान की मूल रचना। अगर मैं कहूँ इसे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 32वें नंबर का किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। तो 246, 11वां या फिर 10वां या 7वां। ठीक है, तो बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बताइए, चलिए जल्दी बताइए। चलिए आपने आंसर पिक कर लिया होगा, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 11 ये है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 11 है। तो अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की क्या है पूर्ण शक्ति ये देता है। और इसके तहत अगर मैं बात 1955 का जो नागरिक अधिनियम ये लाया गया था तो इसीलिए लाया था। ठीक है, अब यह प्रश्न कई दफ़े पूछा गया है कि 33वें नंबर का प्रश्न, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। 44वां, 42वां, 25वां, ये 52वां। तो आई थिंक आप सभी को ये पता है कि 42वां संविधान संशोधन के समय में 1976 में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और व्यवहारिक रूप में भारत की संविधान में जो भारतीय संविधान में निर्माण में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को रखा गया था। ठीक।